वन कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नेट होल्डर्स। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। कहते कि एवरी मल्टीनेशनल बिजनेस वॉज समवेयर स्टार्टेड एज अ लोकल बिजनेस। मतलब कोई भी जो बिजनेसमैन है वो ऐसे डायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं चला जाता। कभी ना कभी शुरुआत में वो पहले लोकल बिजनेस ही चला रहा होता है। मतलब पहले वो अपनी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रह के काम करता है, बिजनेस करता है। फिर धीरे धीरे जब उसे लगता है कि अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, तब वो डिफरेंट मोड्स को अडोप्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन से मोड्स हैं जिनके थ्रू एक बिजनेसमैन इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करता है। मोड्स ऑफ एंट्री ये क्या है? ये एक वो मैकेनिज़्म है, एक वो रूट है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वो रास्ता है, एक वो पाथ है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, उन तक हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के रूट्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है ट्रेड रिलेटेड रूट्स, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड्स। ये 3 तरह के मोड हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर एक मोड डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है। ठीक है, उसके हिसाब से एक बिजनेसमैन सेलेक्ट करता है कि उसे किस मोड के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करनी चाहिए। अब सपोज करो एक बिजनेसमैन है, उसने न्यूली ही अभी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा? नो, ऐसे तो उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, वो ट्रेड रिलेटेड मोड को एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे उसको जो रिस्क है वो कम से कम पड़े। ठीक है, वो ऐसे मोड को अपनाना चाहेगा। फॉर एग्जांपल अभी उसे नहीं पता है कि बिजनेस मतलब उसको कि उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो फॉरेन कंट्री में कितनी होगी, कितना लोग उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करके देखेगा अपने प्रोडक्ट्स को कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ किसी अपनी होम कंट्री से दूसरी होस्ट कंट्री में भेज रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड निकल के आती है। ठीक है, जो तो लेस रिस्क की केस वो अपनाता है, देखता है कि वो ऐसा मोड सेलेक्ट करूँ जहाँ पे रिस्क कम से कम हो। स्टार्टिंग में तो वो यही देखेगा, तब वो ट्रेड रिलेटेड मोड को एक्सेप्ट करेगा। जब उसने देखा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट मेरी काफ़ी आगे ग्रो कर रही है, अब वो इस केस में वो कंट्रैक्चुअल मोड कर सकता है। मतलब एक होम कंट्री दूसरी होस्ट कंट्री के साथ अब कंट्रैक्चुअल लेवल्स में वो कंट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो लाइसेंसिंग की फॉर्म में करे, फ्रेंचाइजिंग की फॉर्म में करे। ठीक है, वो कंट्रैक्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। इसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट मोड। फॉर एग्जांपल इंडिया ने देखा कि यूएस में उसके प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी ग्रेट हो गई है, तो क्यों ना मैं वहाँ पे यूएस में अपनी सब्सिडरी ही ओपन कर लूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से अलग अलग मोड्स डिपेंड करते हैं कि हमारी बिजनेस किस सिचुएशन पे है, वो न्यूली स्टार्टअप है या फिर जिस दूसरी होस्ट कंट्री में हमारे मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, उस हिसाब से वो अपने मोड को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर ट्रेड की। जो काउंटर ट्रेड है ये एक वो है जहाँ पर हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए कंट्री है, ठीक है, चलो ए कंट्री नहीं, फॉर एग्जांपल एक इंडिया और इराक। ठीक है, जो इराक है ना वो इंडिया को ऑयल देता है। ठीक है, और इंडिया क्या करेगी, ऑयल के बदले में उसको पैसा नहीं देगी, यहाँ पर वो ऑयल के बदले में जो ऑयल की जितनी वैल्यू है ना उस वैल्यू के हिसाब से इराक को वीट देगी या फिर राइस देगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज का मीडियम है वो मनी नहीं होगा, कैश सेटलमेंट नहीं होगी, हम लोग गुड के बदले में गुड देते हैं। डेट्स अ काउंटर ट्रेड। ओके, इसके आगे कुछ फर्दर फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही है कि एक गुड के बदले में दूसरी गुड लेना। ठीक है, काउंटर परचेज में भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक स्लाइटली से डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपसे आपको वीट दिया, ठीक है, और बदले में आपसे राइस उसी टाइम पे खरीद लियो। ठीक है, मतलब एक्सचेंज जो है वो इमिडिएटली जब करते हैं हम उसे कहेंगे बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब यही वीट मैं आपको बेच रही हूँ, ठीक है,
और जो राइस है वो मैं आपसे उसी वो टाइम नहीं ले रही, आज नहीं ले रही हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक है, आपने मुझसे वीट खरीदा है तो इन फ्यूचर मैं भी आपसे परचेज ज़रूर करूँगी। ठीक है, जब हम फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, इमीडिएटली आगे नहीं बाय करते, वो हो गया हमारा काउंटर परचेज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑफसेट एग्रीमेंट की। अब ऑफसेट एग्रीमेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ठीक है, अब बी कंट्री जो है वो ए कंट्री को सेल कर रही है कोई प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब ए कंट्री बी कंट्री को क्या कहेगी कि ठीक है, तू ये प्रोडक्ट मेरी कंट्री में बेच तो सकती है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट तू मेरी कंट्री में बेच रही है ना, उसका जो भी रॉ मटेरियल होगा वो तू मेरी कंट्री से खरीदेगी। ठीक है, या फिर वो वाला प्रोडक्ट तू मेरी कंट्री में बनाएगी तो ही तू बेच सकती है उस प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में। ठीक है, सो दैट्स अ ऑफसेट एग्रीमेंट। इसके बाद बात करते हैं स्विच ट्रेडिंग की। अब स्विच ट्रेडिंग में क्या होता है, एक कंट्री ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, सपोज करो ए कंट्री की ऑब्लिगेशन थी कि उसने बी कंट्री से कुछ ना कुछ में से परचेज करना ही है, कुछ परचेज करने की उसकी ऑब्लिगेशन थी, उसकी जिम्मेवारी थी कि उसने उससे परचेज करना है, लेकिन ए कंट्री अभी परचेज नहीं कर सकती है। तो ए कंट्री ने क्या किया, सी को कहा कि तू मेरे बिहाफ पे बी से परचेज कर ले। ठीक है, मतलब अपनी जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो सी को स्विच कर रही है, वो उसको बोल रही है कि मेरे बिहाफ से बी से तू परचेज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी ऑब्लिगेशन उसको स्विच कर रही है, दैट्स अ स्विच ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बाय बैक की। बाय बैक में क्या है, ए कंट्री जो है और बी कंट्री है। ठीक है, ए कंट्री ने एक मान लो इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी थी, वो बी कंट्री को दी, उसको बेची। बदले में वो कह रही है कि तू मुझे वही मटेरियल, कोई मटेरियल देने के बजाय तू पता क्या करना कि जो तेरे को मैंने इक्विपमेंट दिया है, जो तेरे को मशीनरी दी है, उससे जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आएगा तू मुझको वो दे देना। ठीक है, ए ने उसको इक्विपमेंट दिया, उस इक्विपमेंट से जो फिनिश्ड गुड बनकर आया ना, वो बी ने उसको बाय बैक किया ए को। ठीक है, सो आई होप आपको काउंटर ट्रेड की जो फॉर्म्स हैं वो क्लियर होगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट देखो, जब ए कंट्री है वो बी को कोई सामान भेज रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है उसको। ए कंट्री अपना कोई सामान बी कंट्री को जब सेल कर रही है, कोई सोल्ड कर रही है, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। जो इंडिया है वो भी कई तरह के प्रोडक्ट सोल्ड करता है, एक्सपोर्ट करता है और कंट्रीज़ में, जैसे कि रिफाइंड पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स, मिनरल फ्यूल्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, मतलब होस्ट कंट्रीज़ को। ठीक है, अब जो एक्सपोर्ट है फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, जब इंडिया ने, ठीक है, मान लो यूएस को डायरेक्टली कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, डायरेक्ट एक्सपोर्ट मतलब इंडिया ने खुद यूएस को एक्सपोर्ट करा, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। जब इंडिया ने यूएस को चीज़ सोल्ड की, सामान भेजा, लेकिन खुद नहीं भेजा, बीच में एक इंटरमीडियरी भी आया। वो इंटरमीडियरी कोई एक्सपोर्टिंग हाउस हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग हाउस हो सकता है। ठीक है, जब इसके थ्रू जब इंडिया ने यूएस को सामान भेजा तो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पिगी बैंकिंग की। पिगी बैंकिंग में क्या हो गया, इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करती है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कंट्रीज आपस में compete नहीं करेंगी। ठीक है, दो कंट्रीज आपस में compete नहीं करेगी, बल्कि दूसरे के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखो, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ठीक है, ए कंट्री की जो शू है, मान लो ए कंट्री शू बनाती है, उसका एक ब्रांड शू का है, बी कंट्री का भी एक शू का ब्रांड है। बी कंट्री के क्या है, शू के मान लो 600 आउटलेट्स है अपनी कंट्री में। ठीक है, और ए चाहती है कि वो भी बी कंट्री में अपने शूज़ का आउटलेट खोले, लेकिन उसने देखा यार बी कंट्री में तो पहले से ही 600 आउटलेट्स है, बहुत कंपटीशन हो जाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बी कंट्री के साथ टाई अप कर लूँ।
ठीक है। तो उसने ए कंट्री ने बी कंट्री को बोला कि हमारे ब्रांड के जो शूज़ हैं वो भी आप अपनी कंट्री में, मतलब अपनी कंपनी में, अपने आउटलेट्स में बेचने शुरू कर दो। तो अब जो बी कंट्री है वो अपने आउटलेट में अपने शूज़ के साथ साथ ए कंट्री के जो शूज़ हैं उसको भी सेल करेगी। ठीक है। सो इस केस में जो ए हो गया वो राइडर हो गया, क्योंकि वो बी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे राइड कर रही है, वो उसके चैनल को यूज़ करके अपने शूज़ उसके आउटलेट में बेच रही है। ठीक है। और बी यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा? कैरियर। ओके, क्लियर है पिगी बैगिंग? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स तो आपको क्लियर ही होगा कि जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दैट्स अ ई कॉमर्स। और ई ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ साइट्स भी हैं, जैसे amazon.com, ebay.com। क्लियर है? वो साइट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस की। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो दो इंडिपेंडेंट कंपनीज के बीच में की जाती है अपने एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। याद रखना, यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो इंडिपेंडेंट ही होंगी। ठीक है। वो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करेंगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी है। ठीक है। इन दोनों ने सोचा है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है जो कि मार्केट में बिल्कुल न्यू होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि ए कंट्री है, उसके भी अपने कुछ रिसोर्सेज होंगे, बी के भी होंगे, है ना। इसकी भी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होगी, इसकी भी अपनी स्ट्रेंथ होंगी, इसकी भी अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी, इसकी भी होंगी। जब ये दोनों अपने रिसोर्सेज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आपस में कंबाइन कर लेंगी, ठीक है, कंबाइन करके अपने टारगेट को अचीव करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्लियर है? इसके बाद अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग कॉस्ट एडवांटेज लेने की ट्राई करते हैं। कॉस्ट एडवांटेज कैसे? देखो, अब मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया वॉशिंग मशीन बनाना चाहती है, राइट। उसने देखा कि अगर मैं अपनी कंट्री में वॉशिंग मशीन बनाती हूँ ना, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ आ रही है। ठीक है। इंडिया ने कोरिया से सपोज बात करी कि अगर आप हमें वॉशिंग मशीन बनाकर दोगे तो कितने में दोगे? ठीक है। कोरिया ने बोला कि 700 में बन जाएगी, 700 में बन जाएगी। तो इंडिया ने देखा कि अगर मैं अपनी कंट्री में वॉशिंग मशीन बना रही हूँ तो मुझे 1000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है, वही अगर मैं कोरिया से खरीदती हूँ तो सिर्फ 700 में पड़ रही है। तो उसको क्या फ़ायदा है खुद अपनी कंट्री में बनाने का कि कोरिया से लेने का? कोरिया से लेने का फ़ायदा है ना, तो ही उसको बेनिफिट होगा ना, तो ही उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी ना। तो इस केस में इंडिया जो है वो कोरिया से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेगी कि तुम हमें वॉशिंग मशीन जो है बनाकर दोगी। ठीक है, अपनी कॉस्ट एडवांटेज लेने के लिए। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट है। इसमें क्या, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं ताकि वो हमारे कंपनी में आके मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड करे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मान लो इंडिया में ना जो ताज होटल है, ठीक है, दुबई वालों ने भी वो ताज होटल खोला है, लेकिन दुबई वाले उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारी कंट्री में आइए, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनेजरल स्किल्स प्रोवाइड करिए, मैनेजरल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करिए। ठीक है। तो इस तरह से कंपनी जो कंट्रीज हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को मैनेजमेंट की स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को हायर करती है, उसको प्रोजेक्ट देती है कि तुम हमको ये एक चीज़ बिल्ड करके दोगी, और जब वो चीज़ बन जाएगी तब वो क्या है, जो कंट्री बना रही होती है सामान हमारे लिए, वो हमें चाबी थमा जाती है कि लो, हमने आपकी चीज़ बिल्ड कर दी है, अब आप उसको संभाल लीजिए। इसमें 3 तरीके होते हैं, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट एंड ओन। अब बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड एंड ट्रांसफ़र की। ठीक है। सपोज करो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप मुझे बिल्डिंग बना के दो। ठीक है। बिल्डिंग तैयार हुई, आपने चाबी मेरे हाथ में थमाई कि लो जी अपनी बिल्डिंग को संभालो। ये हो गया बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र में हम एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली मेट्रो की। ठीक है। जैसे कि अब जब दिल्ली मेट्रो जब थी, ठीक है, चाइना ने जब बनाकर दी, तो सबसे पहले उसने बिल्ड की, हमें मेट्रो बना के दी, फिर उसने साल 1.5 साल तक उसको ऑपरेट करके देखा कि कोई डेविएशंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
जब उन्होंने देखा कि हाँ सब ठीक है, मेट्रो अच्छे से वर्क कर रही है, तब उन्होंने इंडिया वालों को ट्रांसफ़र कर दिया कि लो भी अपनी मेट्रो को संभालो, उसे चलाओ। ठीक है, ये था बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन में हम एग्जांपल ले सकते हैं टोल प्लाजा की। ठीक है, टोल प्लाजा की फॉर एग्जांपल एक ए कंट्री की गवर्नमेंट है जो, ठीक है, उसने बी कंट्री को प्रोजेक्ट दिया कि तुम हमारे हाईवे बना के दो, हमें ब्रिज बना के दो। तो बी कंट्री ने कहा कि ठीक है भाई 7 करोड़ लगेगा। ठीक है, लेकिन ए कंट्री की गवर्नमेंट कह रही मेरे पास तो सिर्फ 5 करोड़ है। तो बी कंट्री कह रही भी नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी, हमें पूरा 7 करोड़ दो। तो ए कंट्री की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम एक काम करना, रोड बनाने के बाद टोल प्लाजा लगा लेना, पब्लिक से कवर कर लेना पैसा। अब बी कंट्री क्या करेगी, 5 करोड़ तो उसने गवर्नमेंट से ले लिया, बाकी का जो 2 करोड़ जो रिमेनिंग बचा था, ठीक है सॉरी, जो 2 करोड़ रिमेनिंग बचा वो उसने टोल प्लाजा लगाया, पब्लिक से कवर किया। जब वो पूरे के पूरे 2 करोड़ जो रिमेनिंग बचे थे वो उसके कवर अप हो गए, तब वो रोड से टोल प्लाजा हटा देगी। ठीक है, ये था बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग की। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में क्या है, एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को परमिट देती है कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके तुम उस प्रोडक्ट को क्या है सेल कर सकते हो, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेडमार्क है वो हमारा ही रहेगा। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक पॉपुलर करेक्टर है ना, मिक्की माउस, देख रहे हो आप, ये कितना अच्छा कार्टून है जो मिक्की माउस है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे इसका डिज़ाइन लगाना है तो इसके लिए आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। ठीक है, बेसिकली लाइसेंस में क्या होता है कि आप फॉर्मूला लेते हो, ट्रेडमार्क लेते हो, ठीक है, और फिर अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो और सेल करते हो। ठीक है, अब लाइसेंसिंग में क्या है, लाइसेंसिंग ज़्यादा सर्विसेज में होती हैं। लाइसेंसिंग में क्या होगा, फॉर्मूला भी देगी, ठीक है, ट्रेडमार्क प्लस साथ में जो एक इसको लाइसेंस से थोड़ा अलग करता है, उसमें क्या है कि हमें ये भी बताएंगे कि हमें अपना बिजनेस कैसे चलाना है। ठीक है, हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि ये जो, ठीक है, सबवे है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग वगैरह, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, ये सबका जो मतलब हर एक तरफ जो भी ब्रांचेस जिस जिस कंट्री में भी है, ठीक है, वो एक तरीके से काम करते हैं, है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि कम जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री को अपना फॉर्मूला तो बताएगी ही, ट्रेडमार्क भी देगी, लेकिन तरीका भी बताती है कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो अगर केएफसी का जो उन्होंने तरीका बताया है वो हर एक केएफसी की ब्रांच में वैसा ही वे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग जो का कह सकते हैं आप एक्सटेंडेड वर्जन हो गया फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की। ज्वाइंट वेंचर में अब क्या होगा, दो कंट्रीज आपस में मिलेंगी, ओनरशिप भी शेयर करेंगी, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, जो भी रिस्क हुआ सब कुछ आपस में शेयर करेंगी, एक अपने गोल को, म्यूचुअल जो उसका अचीव जो है, उनका गोल जो है, म्यूचुअल गोल जो है उसको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सोनी एरिक्सन, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और एक है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, कि दोनों आपस में उन्होंने जॉइंट वेंचर क्यों बनाया था, टू मेक मोबाइल फ़ोन। अब इसमें ये नहीं होगा कि जो सोनी कंपनी है जो, ठीक है, वो क्या कर रही है, सिर्फ सारा प्रॉफिट वही लेके जा रही है और लॉस सिर्फ एरिक्सन को लेना पड़ गया। नो, यहाँ पे दोनों ओनरशिप, दोनों ही प्रॉफिट, रिवार्ड जो कुछ भी है दोनों ही इकट्ठा शेयर करेंगी। ठीक है, सो डेट्स अ जॉइंट वेंचर। इसके बाद बात करते हैं होली ओन सब्सिडरी। अब होली ओन सब्सिडरी में क्या होगा कि इसमें देखो, सपोज एक ए कंट्री है, ठीक है, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। अगर ए कंट्री का जो कंट्रोल है बी कंट्री पे 51% टू 99% है, तो ये पेरेंट कंपनी कहलाएगी और ये उसकी सब्सिडरी कहलाएगी, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंट्री का बी कंट्री पे 100% कंट्रोल है, तब भी जो जो बी कंट्री है वो ए कंट्री की होली ओन सब्सिडरी कहलाई जाएगी। ठीक है, जैसे जो ये वॉल्ट डिज्नी एंटरटेनमेंट है, इसने मार्वल एंटरटेनमेंट का 100% होल्ड किया हुआ, 100% कंट्रोल है इसके
ठीक है। तो कंट्रोल 100% होगा तभी होल्डिंग ओन्ड कहलाई जाएगी, अगर 99 भी है तो भी सिर्फ सब्सिडरी ही कहलाई जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। जब एक कंट्री, एक होम कंट्री दूसरी होस्ट कंट्री में पैसा लगाती है, मतलब उनके एसेट्स अक्वायर कर लिए या फिर वहाँ के शेयर्स खरीद लिए या फिर दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडरी खोल ली, तो उसे क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये आगे दो तरह की होती हैं, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसमें ना देखो, इंडिया है और यूएसए है, ये दो कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया ने यूएस की एक एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो कंपनी है, ठीक है, वहाँ के एसेट्स अक्वायर किए, तो उससे क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर इंडिया ने यूएसए में अपनी सब्सिडरी ओपन कर ली, तो उसे भी क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे जब इंडिया यूएस के किसी कंपनी में अपने शेयर्स एक्वायर कर रही है, सॉरी शेयर्स नहीं, एसेट्स को एक्वायर कर रही है, तो वहाँ पे वो फुल कंट्रोल भी चाहती है कि उसका उस कंपनी में कंट्रोल हो, उसकी ओनरशिप हो। प्लस ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसमें सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है दूसरी कंट्री में। जब हम शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस था, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसमें जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। वही जो दूसरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, उसमें जो मोटिव है वो कंट्रोल मोटिव होता है कि हमें कंट्रोल मिल जाए दूसरी कंपनी पे, ठीक है। यहाँ पे उनका मोटिव होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न करें। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। सो ये सभी थे मोड्स जिनके थ्रू क्या है, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से मोड क्या है जिसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई न्यूली स्टार्टअप है तो वो ट्रेड रिलेटेड मोड को देखेगा, कोई जो जिसका मार्केट शेयर बहुत ग्रो कर चुका है वो इन्वेस्टमेंट मोड देखेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड देखेगा। तो इस तरह से अलग अलग मोड्स हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।